कर लीजिएगा ज़रा। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जिसका लास्ट लेक्चर में हमने जिसके 2 मेथड पढ़े थे, फाइफो मेथड और लाइफो मेथड। इसी क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड मेथड देखें शाबाश, दैट इज़ मूविंग एवरेज मेथड या मूविंग एवरेज कॉस्टिंग या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं या इसे एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला मेथड मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पढ़ेंगे। और फिर एक फोर्थ मेथड है जो रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पहले 6 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल सेम है, तो इनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो फोर्थ रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें अपनी बुक्स पर, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है, मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। तो हम वही मेथड ना इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर लेते ताकि हमारे पहले 6 क्वेश्चन में कोई मसला ना हो, पहले 6 क्वेश्चन के ये चारों मेथड आपको आते हों। तो बहरहाल सबसे पहले हम आज मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस मेथड पढ़ेंगे जी। वही क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमने कल पढ़ा था जी। कासिम केमिकल कंपनी है, कासिम केमिकल कंपनी है और उनका केमिकल के है जो कि केजीज में, किलोग्राम में जो है वो मापा जाता है। तो हम आज मूविंग एवरेज मेथड के मुताबिक वही स्टोर या मटेरियल लेजर कार्ड बनाएंगे, जिसको परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं। इसे परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं। मूविंग एवरेज कॉस्ट या इसको एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। उसी तरह जी 3 कॉलम बनेंगे मेन, एक परचेज का, एक यूज्ड का और एक बैलेंस का। पहला कॉलम परचेजेस का या इन है, इशूड भी कहते हैं। दूसरे कॉलम में लिखा जा सकता है यूज्ड भी, सोल्ड भी और आउट, और ये बैलेंस। कल जब मैंने फॉर्मेट बनाया था तो मैंने यहाँ पर यूनिट्स लिखे थे ना भाई, यूनिट्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है केजीज में, तो हम इसे केजीज में भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेटर यही है कि क्वेश्चन में जिस तरह की क्वांटिटी दी हो उस तरह की लिखें। आप पाउंड में तो पाउंड लिखें, लीटर्स में तो लीटर लिखें, केजीज में तो केजीज में लिख लें। ये पर केजी रेट आ जाएगा जी और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी केजीज में, और ये पर केजी रेट और यहाँ पर अमाउंट। सारा क्वेश्चन वही है जी, स्टेटमेंट भी वही है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जी सबसे पहले कि कासिम केमिकल कंपनी यूजेस अ केमिकल के एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में वो जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल के है। इन्वेंट्री ऑफ दिस आइटम ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन दिसंबर 1 का डेटा दिया हुआ है कि 400 kg उनकी इन्वेंट्री दिसंबर 1 को पड़ी हुई है जी। ओपनिंग बैलेंस 400 kg एट द रेट ऑफ, बुक पे ध्यान रखना है, 1800। तो जब आपने डिवाइड किया तो ये 4.5 आ गया है। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ गया 400 kg 4.5 के हिसाब से 1800 का। अब ध्यान रखना जी मूविंग एवरेज मेथड में क्या होगा। 4 दिसंबर को देखें क्या हुआ, 4 दिसंबर को सब लोगों ने ध्यान रखना है, शाबाश। जरा ये थोड़ा डिफरेंट है देखिएगा। 4 दिसंबर को आपने
यही वो डिफरेंस है जो मूविंग एवरेज मेथड में और FIFO LIFO में डिफरेंस है। 4 दिसंबर को इनवाइस नंबर 780 है, आपने 250 किलोग्राम परचेज किया, देख रहे हैं सब लोग, किस रेट पर? 250 किलोग्राम आपने खरीदा किस रेट पर? तो रेट कितना था भला? इधर व्हाइट बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। अब जब आपने बैलेंस लिखना है ना, मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, अब आपने FIFO और LIFO फर्स्ट वाले और लास्ट वालों को अलग अलग नहीं रखना। अब है वेटेड एवरेज। अब जब भी कॉस्ट लिखनी है, एवरेज कॉस्ट लिखनी है, अलग अलग लेयर्स की शक्ल में नहीं लिखनी। मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज का डिफरेंस ये है। पहले तो देखें, अगर ये FIFO या LIFO मेथड होता ना तो हम 400 यूनिट्स पहले लिखते और फिर नीचे लिखते जी 250 यूनिट्स अब आ गए। लेकिन मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज में क्या करना है, आपने पहले यूनिट्स को ऐड करना है, एवरेज लेकर लिखनी है अलग अलग यूनिट्स। उसको लिखने का तरीका क्या होगा जी, कि 400 यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, 250 अब हो गए, टोटल हो गए 650 यूनिट्स। फिर क्या करना है, 1800 के पहले वाले थे, 1200 के अब आ गए जी, टोटल हो गए 3000 के। और अब आपने क्या करना है, 3000 अमाउंट है, 650 यूनिट्स है, पर यूनिट कॉस्ट हर बार खुद कैलकुलेट करनी है। इस पर यूनिट कॉस्ट को नहीं लेना आपने, हर बार पर यूनिट कॉस्ट एवरेज ली जाएगी। एवरेज का मतलब होता है सारे यूनिट्स को भी ऐड कर दें, सारी अमाउंट को भी ऐड कर दें और अमाउंट को यूनिट्स पर डिवाइड करके एवरेज कैलकुलेट कर लें जी। तो कितनी पर यूनिट कॉस्ट आ गई जी? 4.6 आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इसी को हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, कि हमने वेट ले लेना है जी, कितनी अमाउंट है उसको टोटल वेट पर, टोटल नंबर्स पर डिवाइड कर देना है, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। क्लियर हो गया? फिर दोबारा बार बार देखें, रेपिटेशन होनी है। 4 दिसंबर के बाद देखें क्या हुआ, 4 दिसंबर के बाद देखें क्या हुआ, 10 दिसंबर को क्या, कौन सी एंट्री है जी, कितने यूनिट यूज किए हैं? शीजा बेटा देखें, शाबाश। ये हाथ निकालेंगे चेयरों के नीचे से, बुक पे देखेंगे तो समझ आनी है। इसको छोड़ेंगे, ध्यान से देखें बुक पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। पॉइंट ना समझ आया तो क्या फ़ायदा हुआ यहाँ बैठने का, मुझे बताएं, ये लाइनें लगाने का क्या फ़ायदा होना, सीधी लाइन लगाने का जी। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है जी, 10 दिसंबर को क्या किया आपने, 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी, फर्स्ट वाले लेने या लास्ट वाले लेने, सारे यूनिट्स इकट्ठे पड़े हुए हैं, 650 यूनिट सारे इकट्ठे पड़े हुए हैं, सबका रेट 4.6 है, टोटल कॉस्ट 3000 है। इसमें से कितने यूनिट यूज़ कर लेने, इसमें से 200 यूनिट यूज़ कर लें, सबका रेट 4.6 है, 920। बैलेंस लिखने का तरीका क्या होगा, 650 में से 200 यूनिट इस्तेमाल हो गए, बाकी बचे हैं 450। हर बार बैलेंस निकालना है आपने इसी तरह ही। 3000 में से 920 के यूनिट्स इस्तेमाल हो गए, बाकी कितने बचे, 2000। पर यूनिट कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी, 4.6। ये बैलेंस आपके पास अपडेट हो गया। 650 यूनिट्स में से 200 यूनिट इस्तेमाल हो गए, बाकी 450 रह गए। 3000 में से 920 रुपये के यूनिट इस्तेमाल हो गए, बाकी 2080 रुपये के रह गए। नेक्स्ट देखें शाबाश क्या लिखा हुआ, 14 दिसंबर कितने यूनिट परचेज किए हैं, 300 यूनिट परचेज किए, किस रेट पर, 1470 4.9 के हिसाब से। अब जब यूनिट परचेज किए हैं तो बैलेंस में क्या करना है, अपडेट करना है ना। बैलेंस लिखने का क्या तरीका होगा, अलग अलग लेयर्स नहीं बनानी। 450 यूनिट्स पहले वाले थे, 300 अब आ गए, कितने हो गए, 750 यूनिट्स। 2080 के पहले थे, 1470 के अब आ गए, कितने हो गए बेटा, 3550 रुपीज़ के। ये देखें ना बेटा, 2080 के पहले थे, 1470 के अब आ गए, दोनों को ऐड किया तो 3550 के आ गए। पर यूनिट कॉस्ट दोबारा निकाल लें, 3550 डिवाइडेड बाय 750,
3550 डिवाइडेड बाय 750 कितना आ गया? 4 पॉइंट आगे 733 है ना, तो ये 3 दफ़ा कम अज़ कम आपने इसके बाद 33 लिखना है जी। 4.733 लिखें। फिर आपने गलत बताया ना, देखें ये अपने आप ही आपने शॉर्ट कर लिया। 4.6 बताएं शाबाश, क्या आ रहा है एग्जैक्ट बताएं। अपने आप मैथ, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ा हुआ है आपने, कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पर यूनिट रेट को तो नहीं इग्नोर कर सकते आप। 4.615 उसके बाद भी कुछ आता है तो लिखे ना भाई, कम से कम 4। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों के पॉइंट के बाद कम से कम 4 या 5 पर यूनिट कॉस्ट में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है इससे। 4.6153 अब मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये भी देखें गलत हो गया फिर। 4.6153 मल्टीप्लाई करें इसे इसके साथ, निकालें कैलकुलेटर, हाथ खोलें, बाजू खोलें, शाबाश। 923। अब देखिए टोटल अमाउंट में आप इग्नोर कर सकते हैं, उसमें तो 1-2 रुपये का फ़र्क है ना, पर यूनिट में तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। 923.6 है ना, तो 924 लिख लें इसे। अब रिमेनिंग कॉस्ट निकालें कितनी आती है, इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग कैलकुलेटर रखा करें, कोई ना कोई तो बताए ना भाई क्या हो रहा है। 450 यूनिट्स हैं, 4.6153 के हिसाब से कितने के बचेंगे फिर? 70, तो 76 लिख लें जिसे आप, तो 2076 और 1470। बेटा जब इसको आपने 4 कर दी, इसको 6 ही रहने देना, फिर एक ही तरफ बढ़ाएंगे ना, बस टोटल भी तो पूरा करना है ना आपने, 3000 पूरा भी तो करना है ना। अब मुझे बताएं शाबाश, ये भी पर यूनिट को दोबारा निकालनी पड़ेगी। बताइए आप शाबाश, 2076 और 1470 कितना आ गया जी? 35। आप पर यूनिट कॉस्ट निकालें शाबाश। 3546 डिवाइडेड बाय 750, 72 आगे 4.728, ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई जी। पर यूनिट कॉस्ट में तो पॉइंट के बाद कम से कम 5 डिजिट्स लिखते हैं। जब पर यूनिट की बात हो रही है ना, तो पॉइंट के बाद कम से कम 5 यूनिट लिखने चाहिए आपको। फिर आपको ये भी पता कि आप अगर 5 से ज़्यादा यूनिट हो तो बढ़ा भी देते हैं 1 यूनिट आप, तो इसे कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? टोटल अमाउंट में देखें जी, टोटल अमाउंट में आप इग्नोर कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो 1 रुपये से कम फ़र्क पड़ेगा टोटल अमाउंट में, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट है तो मल्टीप्लाई होना होता है ना, तो ये 4 रुपये का फ़र्क पड़ गया इसके साथ। 14 दिसंबर के बाद देखें नहीं शाबाश, 14 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर की एंट्री क्या है जी? फिर यूज़ किए आपने कितने यूनिट्स? 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। देखिए 750 में से 200 यूनिट यूज़ किए हैं आपने। 750 में से रेट आपको एक ही दिया हुआ है 4.728, 940, तो 946 कर लें इसे, 946 लिख लें जिसे। अगर 750 में से 200 यूनिट आपने यूज़ करनी है, बाकी कितने बचे? 550, 4.728, तो ये टोटल अमाउंट देखें जी 3546 में से 946 माइनस कर दें। 3546 में से 946 तो यूज़ कर लिया ना आपने, कितना रह गया जी? 2600। 18 दिसंबर के बाद देखिए शाबाश, 18 दिसंबर के बाद शाबाश 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को क्या एंट्री है जी? 350 यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं। 4.728 रेट तो वही है ना, तो चेंज ही नहीं हुआ, 4.728। 350 यूनिट्स 4.728 के हिसाब से कितने के आएंगे? 16, 1655 आ गया जी। 550 यूनिट्स में से 350 यूनिट्स आपने यूज़ करनी है। यार कल भी मैंने समझाया था, मैंने कहा था नोट किया करें साथ साथ, कुछ समझ आएगी इस तरह से। नहीं मानते, बाद अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं। 550 यूनिट्स में से 350 यूनिट्स आपने यूज़ कर ली, फिर बाजू बांध दी। 550 यूनिट में से 350 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिए हैं नहीं,
बाकी 200 यूनिट बचे 4.728 करें मल्टीप्लाई, शाबाश 945 आ गया। 20 दिसंबर के बाद देखें, शाबाश 20 दिसंबर के बाद, शाबाश 24 जी 24 को क्या हुआ, 200 यूनिट परचेज किए किस रेट पर, 1000 के 5 रुपीज़ के हिसाब से। अब जब इनको बैलेंस में लिखना है तो क्या करना है जी, पहले यूनिट्स को ऐड करें। जब भी यूनिट्स परचेज करने पहले यूनिट्स ऐड करने हैं जी। 200 ये वाले थे, 200 अब आपने परचेज किए, यूनिट्स हो गए 400। फिर कॉस्ट ऐड करनी है, ये तरीका याद रखना है, पहले यूनिट्स ऐड करने फिर कॉस्ट ऐड करनी है, फिर पर यूनिट कॉस्ट खुद निकालनी है आपने। 945 के यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, 1000 के अब आ गए, तो ये 1945 के हो गए। 1945 को डिवाइड कर देनी 400 से, तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, शाबाश 4.8625। तो ये पर यूनिट कॉस्ट बेटा, इसी वजह से ना इस मेथड को क्या कहते हैं भला, मूविंग एवरेज। क्या कहते हैं कि एवरेज हर दफ़ा क्या हो रही है, मूव हो रही है, एक नहीं रहती। एवरेज हर बार चेंज हो जाती है, मूव हो जाती है। जैसे ही आप यूनिट परचेज करते हैं, एवरेज जो है वो मूव हो जाती है, चेंज हो जाती है। 24 दिसंबर के बाद देखें, शाबाश 31 दिसंबर की क्या एंट्री है जी, 220 यूनिट यूज़ किए हैं जी आपने। 400 में से 220 यूनिट आपने यूज़ कर लिए, रेट है जी 4.8625 जी, शाबाश मल्टीप्लाई करें जी 1070। तो अगर 400 में से 220 यूनिट इस्तेमाल हो गए हैं, बाकी 180 यूनिट बचे 4.8625, तो बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा, 875 आ गया। तो ये था वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड या मूविंग एवरेज मेथड। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ रहे हैं। इसमें भी देखें जी, वही दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड और कॉस्ट ऑफ एंडिंग मटेरियल। जी बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कितना है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कैलकुलेट करने के लिए इस कॉलम को ऐड कर देंगे जी हम। 4595 कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे 4595 और एंडिंग मटेरियल देखें, ये लास्ट कॉर्नर जो है आपके पास 875। तो ये हमने परपेचुअल या स्टोर लेजर कार्ड बना लिया किस मेथड से, मूविंग एवरेज कॉस्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं जी, इसी डेटा को लेकर मेथड, वो जो बाकी क्वेश्चन में भी फोर्थ मेथड दिया हुआ है, मोस्ट रिसेंट, फोर्थ वाला मेथड। बेशक इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम बाकी क्वेश्चंस के लिए इसी क्वेश्चन को क्योंकि लेके चल रहे हैं, मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। तो हमने देखें फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी पढ़ लिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी पढ़ लिया, मूविंग एवरेज कॉस्ट मेथड भी हमने पढ़ लिया जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। बड़े ध्यान से बात सुननी है। मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस, इसका मतलब पहले तो मुझे बताएं क्या है मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस, इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए लास्ट वाला तो आपने कर लिया ना, कि जो लास्ट पे ख़रीदा होगा उसकी कीमत इस्तेमाल करनी है। मोस्ट रिसेंट का मतलब क्या है, पहली बात तो ये ज़हन में रखेंगे, ये मेथड अप्लाई कब होता है भला, जब आपने इन्वेंट्री आउट करनी होती है। जब इन्वेंट्री यूज़ करनी है तब ये मेथड्स अप्लाई होते हैं जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या एवरेज कॉस्ट मेथड। मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस,
मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस, हमने लाइफो मेथड अडॉप्ट तो किया लेकिन लाइफो मेथड मोस्ट रिसेंट नहीं था, लाइफो मेथड था लास्ट वाला, मोस्ट रिसेंट नहीं था। अगर हम मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस के मुताबिक ये टेबल बनाना चाहेंगे ना तो नहीं बनेगा। आपके पास देखें कल का परसों का दिन है ना, वैसे घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैं मेथड भी बताऊंगा आपको कि टेबल की शक्ल में इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। ये टेबल सिर्फ स्टोर लेजर कार्ड सिर्फ इन 3 मेथड से बन सकता है। हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बनाना शुरू करता और बताता भी देखिए यहाँ पे आगे हम अटक गए, नहीं बन रहा, फिर मुझे दोबारा वही करवाना पड़ता। आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं अभी मेथड समझाता हूँ आपको, आप टेबल बनाकर करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा भाई नहीं टेबल से ये नहीं हो पाएगा। ये बात समझ रहे हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, वरना मैं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए टेबल बनाता और फिर बताता भी देखें टेबल से नहीं बन रहा, हम इसको इस तरह करेंगे, ताकि आपको एक्चुअल सिनेरियो का पता चलता कि मैंने ये क्यों कह रहा हूँ भाई टेबल नहीं बनेगा। तो वो प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। हम एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे चलते हैं कि मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस में मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल नहीं बनेगा भाई, टेबल नहीं बन सकता। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर क्यों नहीं बन सकता, तो मैंने कहा एक दफ़ा प्रैक्टिस घर में कीजिएगा ना, फिर मुझे बताइएगा भाई कि टेबल नहीं बन रहा। अगर बन गया तो मुझे दिखाइएगा भी बन गया टेबल हमसे, ठीक है। अगर बन गया टेबल तो आप मुझे दिखाइएगा भाई टेबल बन गया है, ना बना तो मुझे डिस्कस कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ टाइम नहीं है, अगर टाइम वो मैं करवाने लगा तो लेक्चर खत्म हो जाना है, ये भी रह जाना है। मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस का मतलब क्या है? हमारा मकसद क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कैलकुलेट करना और एंडिंग मटेरियल फाइंड आउट करना। आपके पास क्वेश्चन में सारा डेटा दिया हुआ है आपको कि ओपनिंग मटेरियल कितना है, मटेरियल परचेज कितना कितना किया आपने और यूज कितना कितना किया आपने। व्हाइट बोर्ड पे सबने ध्यान रखना, शाबाश। सबसे पहले देखें जी ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग मटेरियल जो कि 1 दिसंबर को था, कितना था बेटा? 400 kg। रेट आपने खुद निकाला था 4.5 के हिसाब से, कितना आया था? 1800। इसको समझे ध्यान से, फिर नोट कर लीजिएगा, शाबाश। ये आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेज ऑफ मटेरियल लिखें जी। मटेरियल आपने जितनी बार परचेज किया ना वो लिखें, शाबाश। उसका तो कोई मसला नहीं ना होता। मसला तो कब होता है भाई? परचेजेज का रेट तो गिवन होता है। देखें आपको, देखें ज़रा, सारी परचेजेज का रेट दिया हुआ है आपको। कब कब परचेजेज किए हैं आपने? भला आपने 4 दिसंबर को परचेजेज किए हैं, 14 दिसंबर को परचेजेज किए हैं। इनका तो मसला ही नहीं है, इनके तो रेट दिए हुए बाकायदा आपको। इन तीनों परचेजेज के तो रेट दिए हुए आपको, इसमें तो कन्फ्यूजन है ही कोई नहीं है। 250 यूनिट परचेज किया आपने, फिर 300 यूनिट परचेज किए, फिर 200 यूनिट परचेज किए। ये 250 यूनिट आपने परचेज किए 4.8 के हिसाब से, 4.9 के हिसाब से, और इनके तो रेट्स का इशू कोई नहीं है। इनकी तो अमाउंट आपको गिवन है। कितनी कितनी अमाउंट आएगी जी? 1200, 1470 और 1000। तो टोटल परचेजेज कितनी आ गई? इन तीनों को ऐड कर दें, 3670 परचेजेज आ गई आपके पास। आप ज़रा बात समझनी है। ये ओपनिंग है और ये है मटेरियल परचेज किया आपने। ओपनिंग में परचेजेज ऐड कर दें तो टोटल मटेरियल आ गया ना, कि ये हमारे पास ओपनिंग मटेरियल पड़ा हुआ था, ये हमने सारी मटेरियल की परचेजेज की हैं। इसमें से लेस कर दें वो मटेरियल जो आप यूज़ कर चुके, मटेरियल यूज। वही काम जो वहाँ करते आ रहे हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर परचेजेज वाला कॉलम बनाया, फिर यूज़ वाला कॉलम आ गया जी, क्योंकि हम उस शेप में नहीं ना बना सकते। अब सवाल पैदा होता है भाई, जब यूज़ करना ना तब मेथड अप्लाई होता है। कोई भी मेथड है, मैंने कहा था आउट के वक्त अप्लाई होता है ना। परचेजेज का तो मसला ही नहीं, उसका तो रेट दिया हुआ था, उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते भाई। देखें ये परचेजेज का रेट हमने चेंज किया भला? नहीं, जो गिवन था वही हमने लिखा है ना। परचेजेज का जो रेट गिवन था वही लिखा है हमने। ये यूज़ के रेट हमने खुद डिटरमिन किए हैं ना।
अच्छा जी, कितना कितना मटेरियल यूज़ किया जी आपने? आपने फर्स्ट टाइम में 200 यूनिट इस्तेमाल किए। किस तारीख को भला? 10th दिसंबर। फिर आपने 18th दिसंबर फिर 200 यूनिट इस्तेमाल किए थे। फिर 20th दिसंबर 350 यूनिट इस्तेमाल किए। फिर आपने 31st दिसंबर मसला तो भाई इनके रेट्स का है। फाइफो मेथड यूज़ करना है, लाइफो मेथड यूज़ कर, अब मूविंग एवरेज, ये तीनों मेथड तो नहीं इस्तेमाल करने। अब इस्तेमाल करना है आउट करते वक्त मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। 10th दिसंबर को मेथड का नाम देखें फिर दोबारा। 10th दिसंबर, आप समझे आप 10 तारीख को अकाउंटिंग कर रहे हैं, 10 तारीख को सोचें इस लाइन के बारे में, मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। आपके पास ये भी परचेज प्राइस है, ये भी परचेज प्राइस है, ये भी परचेज प्राइस है, ये भी परचेज प्राइस है। आप 10 दिसंबर को सोचें कि मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस मार्केट में क्या चल रही थी, 4 दिसंबर वाली। 10 दिसंबर से पहले 4 दिसंबर ही आती है, 14 का तो अभी हमें नहीं पता। 10 दिसंबर को मार्केट में लेटेस्ट रेट का पता कहां से चलेगा? जो हमने परचेज प्राइस देखनी है अपनी। हमारी परचेज प्राइस एक 4 की है, एक 14 की है, एक 24 की है। तो 10 तारीख को मोस्ट रिसेंट कौन सी है? 4 तारीख वाली। उसका रेट क्या था भला? तो इसको 4.8 रेट अलॉट कर देना। 18 दिसंबर को देखें, 18 दिसंबर से पहले वाली रिसेंट वाली परचेज प्राइस 18 से पहले 14 वाली है, 18 से पहले 14 वाली है। उसका रेट कितना है भला? 4.9। 20 दिसंबर को हमने मटेरियल यूज़ किया। 20 दिसंबर को रिसेंट कौन सी है? वो भी 14 वाली है। उसका रेट कितना है? 4.9। 31 दिसंबर को देखें कि मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस कौन सी है। 31 दिसंबर से पहले हमने कब खरीदा? 24 को खरीदा। 24 को रेट कितना था? 5.0। तो आप उस टेबल से करेंगे, उसमें तो यूनिट्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ यूनिट्स डिफरेंट रेट वाले होते हैं, फिर आप लेयर्स की शक्ल में लिखते हैं। जब लेयर्स की शक्ल में लिखेंगे तो हम ये रेट फिर सेम नहीं रख सकते ना। तो मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस का मतलब है जिस दिन आपने मटेरियल यूज़ करना है उससे पहले वाली परचेज प्राइस देख लेने, लेटेस्ट कौन सी है, और वो वाला रेट आपने यूज़ कर लेना। करें मल्टीप्लाई से, शाबाश जी। 960, 980, 17, ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। ओपनिंग मटेरियल में से मैं परचेजेज ऐड कर दी, परचेजेज में से जितना यूज़ हो गया माइनस कर दें। कितना यूज़ हो गया? इन चारों को ऐड करें, शाबाश। 47 जो यूज़ हो गया उसे लेस कर दें, बाकी क्या बचेगा? एंडिंग मटेरियल। वो जो एंडिंग यहाँ पर बचता था ना, अब एंडिंग यहाँ पर आ रहा है। देखिए ना, ओपनिंग में सारी परचेज ऐड कर दी, जो यूज़ हो गया सारा माइनस कर दें, बाकी एंडिंग बच जाएगा आपके पास। अब 1800 में 3670 ऐड करें और 4755 माइनस कर दें, शाबाश। 7.5 आपके पास एंडिंग मटेरियल आ जाएगा। फॉर्मेट की शेप चेंज हो जानी है। फिर मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ, ये आपके माइंड में ही सवाल चल रहा होगा, सर हमने इस तरह टेबल क्यों नहीं बनाया? भैया आप बना कर देखिएगा, आपको लगेगा आप टेबल नहीं बन सकता। यहाँ पर ये टेबल सिर्फ लाइफो, फाइफो और वेटेड एवरेज में बन सकता है, मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस में टेबल नहीं बन सकता। चीज़ें वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं जी। ओपनिंग मटेरियल परचेज लेस यूज्ड, तो क्या बचेगा? एंडिंग बचेगा जी आपके पास।
तो मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस का मतलब है जिस तारीख को आप यूज़ कर रहे हैं उससे पहले वाली परचेज का रेट देख लें आप, वो बेशक उतने यूनिट हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा ज़रा बेटा ध्यान से शाबाश, हमने 14 दिसंबर को सिर्फ 300 यूनिट खरीदे थे। ये भी माइंड में हो सकता है सवाल आपके आ रहा हो। हमने 14 तारीख को 300 यूनिट खरीदे थे सिर्फ और उनका रेट था 4.9। यहाँ पर हमने 4.9 200 पे भी अप्लाई कर दिया, 350 पे भी अप्लाई कर दिया। भाई ये बात समझे, ये थ्योरेटिकल मेथड है, किताबी मेथड है ना, लिखने की हद तक है। प्रैक्टिकली यूनिट्स नए होंगे पुराने होंगे वो अलग बात है। लिखते वक्त रेट हम कौन सा लिखेंगे? मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। बेशक हमारे पास 4.9 वाले 300 यूनिट्स हैं, भाई ये कलर तो चेंज नहीं ना है चीज़ों का, यूनिट तो सारे सेम है एक ही कंपनी के। सिर्फ रेट लिखते वक्त हमने क्या करना है? रिसेंट वाला रेट लिखना है, पुराने वाला, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला या लेयर्स की शक्ल में रेट नहीं लिखना हमने। ठीक हो गया बेटा? अब देखें, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के चारों मेथड करवा दिए ना। अब आपने घर से कोई एक या दो क्वेश्चन, अपनी मर्जी है, जो बच्चा एफर्ट ज़्यादा करना चाहता है वो दो कर ले, जो समझता भाई मैं एक ही कर लूँ बड़ी बात है, मैं थक जाता हूँ एक करके, वो कोई एक क्वेश्चन उसके चारों मेथड एक दफ़ा कर ले जी। करना डेट वाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखें शाबाश ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ज़रा, उसने क्वेश्चन नंबर 2 देखें शाबाश। पहले 6 में से किसी एक या दो की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो बच्चा मेहनती है वो दो की प्रैक्टिस कर ले, जो समझता अभी मैं एवरेज हूँ बस मैंने एक ही प्रैक्टिस ही करनी है, वो किसी एक ही प्रैक्टिस कर ले बस। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखें शाबाश, उसने क्या दिया हुआ है? पहले सारी ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेज सारी दी हुई है। देखें ज़रा, देखें 1 अक्टूबर की परचेजेज हैं, 5 अक्टूबर की परचेजेज हैं, 14 की हैं, 22 की हैं और 26 की हैं। फिर उसने सारे इश्यूज दिए हमें 9 अक्टूबर का, 18 अक्टूबर का और 31 अक्टूबर का। भाई जब आपने स्टोर लेजर कार्ड बनाना है ना, तो ये डेट वाइज बनाना है आपने। ये ना हो कि आप सारी पहले परचेजेस कर लें फिर सारे इश्यूज कर लें। जब स्टोर लेजर कार्ड इस फॉर्मेट में बनेगा तो वो आपने तारीख के लिहाज से ही चलना है। ठीक हो गया जी? हाँ, जब आपने मूविंग एवरेज, जब आपने मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस मेथड करना है तब आप इकट्ठा करेंगे जी। ओपनिंग अलग लिखेंगे, परचेज सारी इकट्ठी लिखनी है और मटेरियल यूज सारा अलग लिखना है और इकट्ठा लिखना है आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 6 की भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा जी।